हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिली का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू ईपीएफओ एग्जामिनेशन। ईपीएफओ का जो फॉर्म फिल कर रखा है बच्चों ने, ठीक है, तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी अनाउंस कर दी गई है। 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम हेल्ड होने वाला है। 5 सितंबर 2021, ठीक है। इसी ईयर 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम हेल्ड होगा। तो प्लीज़ अगर जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो अभी ओनली 60 डेज़ है अप्रोक्सीमेट आपके पास, तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिएगा। करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आप देखें जो मैं अपलोड कर रही हूँ। पॉलिटी की जो हैं वीडियोज़ वो भी आपकी आ रही हैं, प्लीज़ उसको अच्छे से देखिएगा। तो सारी चीज़ें मतलब डे बाय डे आपको क्या करनी है, रिवाइज़ करनी है। जो आपने पीछे पढ़ लिया है उसको रिवीजन करनी स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री का अच्छे से पढ़िएगा, हिस्ट्री की वेटेज रहेगी। लेबर लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड ईपीएफओ से रिलेटेड, उसको भी अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है ये, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है। ईपीएफओ जो है यूपीएससी के ही अंडर आता है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल विडोज़ डे। इंटरनेशनल विडोज़ डे है आज। विडोज़ यानी कि जिनके पति की डेथ हो जाती है, ठीक है, जो विधवा औरतें होती हैं हमारी सोसाइटी में, उनसे रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिकॉज़ जब इनके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कई बार इनके द्वारा कई चैलेंजेस फेस किए जाते हैं सोसाइटी में। बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो पूरा नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए ही जो लड़कियां रहती हैं उनको अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए, जॉब अच्छी खासी होनी चाहिए उनके पास, ठीक है। तो स्पेशली वुमेन्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विडोज़ हैं, कई बार इनके द्वारा ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोसाइटी की बातें सुननी पड़ती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ चीज़ें इनके द्वारा फेस की जाती हैं। ये ग्लोबली जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को किया जाता है एवरी ईयर, ताकि अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो वॉइसेस एक्सपीरियंसेस रहते हैं विडोज़ के उनके काउंट किए जाएं कि इस सिचुएशन में वो कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा, वो ये शेयर कर पाएँ और इनको सपोर्ट किया जा सके, यूनिक सपोर्ट इनको दिया जा सके। सेवरल जो वुमेन्स हैं अराउंड द वर्ल्ड अगर बात करें तो उनके जो जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लॉन्ग टर्म जो स्ट्रगल है, जैसे बेसिक नीड के से लेकर से खाने की नीड या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो भी इनके द्वारा काफ़ी स्ट्रगल किया जाता है उसको पाने के लिए। ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी की बात आ जाती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनको। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन, यानी कि 23 जून को। ओलंपिक्स जो हैं इसी ईयर होने वाले हैं। कहाँ पे होने वाले हैं ये? जापान, टोक्यो में, ठीक है। होने वाले थे ये 2020 में, बट इसको डिले कर दिया गया था। अब 2021 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ मतलब रखी गई हैं कि लिमिट रखी गई हैं लोगों की, 10,000 ऑडियंस रहेंगी, ऐसा न्यूज़ में देखने को मिला है। ये जो डे है इनकरेज करना लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें ओलंपिक गेम्स में। बेस्ड है ये 3 पिलर्स के ऊपर: मूव, लर्न एंड डिस्कवर, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। थीम जो है इस डे की क्या है? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद दी हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून, ठीक है। ये इसकी क्या है थीम। और जो ओलंपिक्स होने वाले ये भी आप लोग याद रखिए, कहाँ पे? जापान, टोक्यो में। क्लियर? नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। पब्लिक की सर्विस से रिलेटेड क्या है, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। हाईलाइट किया जाता है जो लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है पब्लिक सर्विसेज को लेके, डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया गया है, उससे रिलेटेड ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है इस ईयर की वो है इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर न्यू एरा टू रीच द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको कैसे हमने अचीव करना है, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज हम लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं जो थीम आपकी देखने को मिली रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़, बट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया है इसमें। नेशनल रेल प्लान 2030 का हमारे यूनियन बजट जो था
21 का, उसमें नेशनल रेल प्लान के बारे में मेंशन किया गया 2030 का। ये देखते हैं क्या क्या चेंजेस इसमें लाए गए हैं। नेशनल रेल बजट प्लान जो है 2030 का, अगर इसके बारे में देखें तो कुछ चेंजेस करने की बात है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बातें की गई है, यानी कि रेल नेटवर्क को क्या आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है, ताकि जो कैपेसिटी है, जैसे कैपेसिटी रिलेटेड टू रेलवेज, इसको क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले रेलवे का जो फ्राइट में जो शेयर्स हैं, फ्राइट जैसे रहता है, जैसे जो गुड्स वगैरह रहती है, सब्जियां वगैरह, सामान वगैरह रहता है, उसको कितनी जल्दी से किसी एरिया में पहुंचाया जा सके। अभी तो 27% है, बट 45% करने की बात की जा रही है 2030 तक। ये पार्ट है नेशनल कमिटमेंट का भी, और ये जो मिशन है, ये प्लान है, कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने की इसमें बात की गई है, ठीक है। सस्टेन करने की बात की गई है रेलवे को। एक्चुअल अगर डिमांड देखें तो एक्चुअल डिमांड क्या है, फ्राइट की है, ताकि जो गुड्स है, सामान है, उसको जल्द से जल्द उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जा सके। और पैसेंजर सेक्टर फोरकास्ट ग्रोथ अगर देखिए ट्रैफिक की, बोथ फ्राइट एंड पैसेंजर की, ईयर ऑन ईयर अप टू आप देख सकते हैं 2030 डेडिकल बेसिस है, यानी कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है 2050 तक। फॉर्मूले स्ट्रेटजीज़ की अगर बात करें तो ऑपरेशनल कैपेसिटी इसमें देखने को मिलेगा, कमर्शियल पॉलिसी इनिशिएटिव रहेगा जो इंक्रीज़ करेगा जो मॉडल शेयर है रेलवे का, फ्राइट से लेकर 45%, ठीक है। ऐसे करंटली कितना है 27%, अब इसको 45% बढ़ाने की बात की गई है 2030 तक। फ्राइट का मतलब आप याद रखिएगा कि कितनी जो स्पीड है फूड्स को और वेजिटेबल्स को या गुड्स को किसी डेस्टिनेशन में पहुंचाना है बाय रेलवे, ठीक है, बाय रेल, ठीक है। रिड्यूस करना है ट्रांजिट टाइम, यानी कि जो स्पीड है उसको बढ़ाना है, जैसे अगर 4 घंटे का सफ़र हो उसको 2 घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिलेगी। रिड्यूस करना है टाइम, ट्रांजिट टाइम फॉर फ्राइट सस्टेंशियली बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड, अगर इंक्रीज़ करेंगे तो एवरेज स्पीड अगर प्रेजेंट देखिए तो कितने 22 किलोमीटर पर आवर, इसको बढ़ानी है 50 किलोमीटर पर आवर। रिड्यूस करना है ओवरऑल कॉस्ट रेल ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे की जो टिकट है वो, या फिर कॉस्ट अगर दे, टिकट की बात नहीं है इसमें, जो कॉस्ट लगती है सामान को लेके जाना पहुंचाना, ये सारी चीज़ें, उसमें जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है, रेल नियरली जो कॉस्ट अभी देखने को मिलती है 30% है, ठीक है। आगे जाके जो बेनिफिट हो सके कस्टमर्स को भी, ठीक है, उसके बारे में भी इसमें बातचीत की गई है। इसी के अलावा नेशनल रेल प्लान जो है विज़न 2024 का भी है, ठीक है। वो जो लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंटेशन किया गया, क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो है 2024 के, वो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इंजन लेके आना, मल्टी ट्रैकिंग रूट्स बनाना, अपग्रेड करना जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, ऑल अदर गोल्डन क्वाड्रिलेटर गोल्डन डायगोनल रूट्स बनाना, एलिमिनेट करना जितने भी लेवल क्रॉसिंग जो देखने को मिलती है रूट्स में, ठीक है। जैसे हर्डल्स देखने को मिलते हैं, कभी क्रॉसिंग देखने को मिलती है, ठीक है। रेलवे जो है, जैसे रेल है वो रुक जाती है कई बार क्रॉसिंग की वजह से, टाइम उसमें वेस्ट होता है, उस चीज़ को कम करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, निफा वायरस से रिलेटेड है ये। जो निफा वायरस है वो फर्स्टली हमारी कंट्री में कब देखने को मिला, 2001 में, ठीक है। और 2018 में भी ये चर्चा में रहा, केरला में 18 लोगों की डेथ हुई इसके चलते, 2019 में कोझीकोड में। निफा वायरस अभी क्यों न्यूज़ में है, इससे हम देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजंस देखने को मिल रहे हैं। पहले देखो निफा वायरस होता है क्या, ये फ्रूट बैट जो है इससे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एनिमल टू ह्यूमन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो ट्रांसमिट हुआ था ये पिग से हुआ था, ठीक है। तो पिग से ह्यूमन में ये फ्रूट बैट जो है, जैसे फ्रूट रहते हैं ना, फ्रूट बैट क्या करता है, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। अगर इनमें वायरस देखने को मिलता है, इनके सलाइवा जो रहते टीथ अंदर जो चीज़ें रहती हैं, उससे ये वायरस देखने को मिलता है। ये अगर किसी फ्रूट को खा लें, जैसे ये मैंगो है, और यही फ्रूट अगर किसी ह्यूमन ने खा लिया या किसी एनिमल ने खा लिया, तो वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली ह्यूमंस में। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को। मतलब देखने की बात ये है कि इससे रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो आपसे मतलब अनुरोध ही है कि
आप जो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसको प्लीज़ धो के खाएं, ठीक है। अगर देखें कि कहीं खाया हुआ है ये किसी एनिमल वगैरह ने, तो आप उसको ना ही कंज्यूम करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं प्रोविजंस क्या है, क्यों न्यूज़ में है। निफा वायरस जो है, हाल ही में क्या हुआ है कि क्या किया गया, सर्वे किया गया है महाराष्ट्र के जो फेमस हिल स्टेशन है महाबलेश्वर की जो गुफा है, ठीक है। वहाँ से कुछ चमगादड़ जो है, चमगादड़ की जो स्पीसीज़ हैं, उनमें निफा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। यानी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं अगेंस्ट निफा वायरस सम बैट्स में पाई गई हैं। कहाँ? महाबलेश्वर जो केव्स हैं महाराष्ट्र में जो देखने को मिलती है वहाँ पे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये प्रोटीन्स होती है जो प्रोड्यूस होती हैं नेचुरली इम्यून सिस्टम में। जो टारगेट क्या रहता है इसका? स्पेसिफिक फॉरेन ऑब्जेक्ट एंटीजन्स देखने को मिलते हैं। सर्वे जो कंडक्ट करवाया गया वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा करवाया गया, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ पे है? पुणे में है। ये कोविड-19 के चलते भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है वन डे एग्जाम की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये पुणे में है। रोजिटस लिस्चेन्युअलिटी एंड पिप्सी टेरुलस बैट जो है ये मोस्ट कॉमन है हमारी इंडिया में। ये इतना मतलब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आइडिया रखेगा, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन जो बैट की स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है वो ये है, ठीक है। पेट्रोपस मेड्यूस बैट जो है ये लार्ज फ्रूट ईटिंग बैट है। मतलब पेट्रोपस मेड्यूस जो बैट है ये क्या करते हैं? ज़्यादातर फ्रूट्स को खाते हैं, ठीक है। रिजर्वियर मतलब निफा वायरस यहाँ से ही देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। अगर निफा वायरस की बात करें, ये जूनोटिक डिजीज़ है, ये ट्रांसमिट होता है एनिमल टू ह्यूमन। ऑर्गेनिज्म जो है यानी कि इसका जो कारण है निफा वायरस का, एनसीफिलेटिस इज एन आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वायरस जो देखने को मिलता है। ये फैमिली ऑफ पैरामाइक्सोविरिडी जेनिस हैनी पैरावायरस क्लोजली जो रिलेटेड है ये हैंड्रा वायरस से। ये जो निफा वायरस है ये फर्स्ट ब्रोकआउट कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। कब? 1998 में। सेकंड सिंगापुर में देखने को मिला 1999। याद रखिएगा, फर्स्ट ब्रोकआउट कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ, ठीक है। सेकंड सिंगापुर में। जो फर्स्ट अपेयर किया गया निफा वायरस, किस में अपेयर किया गया कि सबसे पहले किस में पाया गया? वो डोमेस्टिक पिग, जो घर में लोग पिग रखते हैं ना, ठीक है। डोमेस्टिक पिग जो हैं मतलब जैसे जंगलों वगैरह में देखने को मिलती है, लोगों ने पिग्स वगैरह रखी होती है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह होगी, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिली डिजीज़ जो स्प्रेड हुआ ये थ्रू फ्रूट बैट। फ्लाइंग फोक्सिस इसको बोलते हैं, और पेट्रोपस भी इसको बोला जाता है। ह्यूमन इन्फेक्शंस जो प्रेजेंट रहती हैं इसमें, ये एनसीफ्लेटिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके कारण फीवर, हेडेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें, मेंटल कन्फ्यूज़न हो जाती है, कोमा में पर्सन चला जाता है, कभी कभार डेथ भी हो जाती है इससे। करंटली अगर देखिए कोई भी वैक्सीन यानी कि कोई भी मेडिसिन इससे रिलेटेड अभी तक नहीं आई है, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो एनिमल्स के लिए, ठीक है। बस आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जो फ्रूट्स आप लेके आएँ घर में उसको अच्छे से धोएं, और देखें अगर बाइट किया हुआ कटा हुआ है तो उसको प्लीज़ ना कंज्यूम करें। क्लियर? नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। अभी देखते हैं, रूफ टॉप की बात हो रही है कहाँ पे? 50 किलोवाट जो है पावर सोलर रूफ टॉप अभी सेटअप किए गए हैं। सोलन एरिया है हिमाचल प्रदेश में। इनोग्रेट किया गया है किसके अंडर? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये आप देख सकते हैं ना, रूफ यानी कि छतों पे सोलर पैनल को इंस्टॉल करना, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो सके रिलेटेड टू नेचुरल जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे रिलेटेड, ताकि इसको सही से यूटिलाइज़ किया जा सके। क्लियर है? प्रोजेक्ट जो है ये गो ग्रीन इनिशिएटिव है। इस प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट का ये ओनली अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, ठीक है, रूरल के लिए नहीं है ये, यानी कि गांव वाले एरिया के लिए नहीं है, ये ओनली अर्बन शहरी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है ये। अगर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की बात करें तो ये लॉन्च की गई 2014 में। क्लियर? नोडल एजेंसी कौन कौन सी है इसकी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो आती है। सीधे आप इतना याद रखिए कि ये जो
नोडल एजेंसी इतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। क्लियर? पावर की अगर बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो बेसिकली आपको यही देखने को मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है तो उसमें जो मिनिस्ट्री रहेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही रहेगी। क्लियर है? इससे क्या रहेगा कि बढ़ाया जाएगा सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अर्बन एरिया में। याद रखिएगा, ये ओनली अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया जो हमारी कंट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें जो 7th शेड्यूल है, जिसमें आपको, हाँ, 12 शेड्यूल है, जिसमें 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। फर्स्ट है कौन सी लिस्ट? फर्स्ट आपको सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्जेक्ट है वो कौन से, इलेक्ट्रिसिटी का जो सब्जेक्ट है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यूनियन में क्या रहेगा? यूनियन में होता है कि जो सब्जेक्ट यूनियन में है वहाँ पे ओनली सेंट्रल लॉ बनाएगा, जो सब्जेक्ट स्टेट में है वहाँ पे ओनली स्टेट लॉ बनाएगा, और जो कॉन्करेंट में है वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की अगर बात करें तो ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए हमारी कंट्री में। एडमिनिस्टर्स जो है, इसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का, इसको याद रखिएगा। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का, इसके अंडर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके द्वारा रिलीज़ किया गया रोड मैप अचीव करने के लिए 175 गीगावाट कैपेसिटी रीन्यूएबल एनर्जी की कब तक टारगेट है? 2022 तक का। इसमें इंक्लूड किया गया साथ ही साथ 100 गीगावाट सोलर पावर, 60 गीगावाट विंड पावर। इंडिया का जो रैंक रहा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो रैंक रहा है वो 2019 का, किसमें? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? वर्ल्ड बैंक। आपको वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसी में ही एक सब्जेक्ट है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमारी कंट्री की जो रैंक रही है 2019 में वो रही है 22। ओके, और जो 2014 में कितनी थी? 137। देखिए कितना मतलब आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। अगर गवर्नेंस की बात आ रही है तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस। 28 अप्रैल 2018 में 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, इसको अनाउंस किया गया, ताकि किसके अंडर? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंडर इसको 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन घोषित कर दिया गया। कब? 28 अप्रैल 2018 में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलते हैं, उसके चलते कोई न्यूज़ है। ठीक है, तो सारे फैक्ट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ रिसेंटली ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ है, पहले आप ये मैप देखिए, ऑस्ट्रेलिया आपको ये देखने को मिलता है, अलग कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको इस एरिया में, जैसे ये रेड कर रखा है ना एरिया, इस एरिया में आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेंगे। तो इसी को ही अभी क्या किया गया, ये डेंजर में है काफ़ी क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो यूनेस्को के द्वारा अभी रिकमेंड किया गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको ऐड किया जाएगा कौन सी लिस्ट में? डेंजर लिस्ट में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है। क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी देखने को मिला किसका? क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, जिसके कारण सी लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर रीफ की बात करें, डिस्पाइट रीफ 2050, द कोरल रीफ इकोसिस्टम सफर 3 मेजर ब्लीचिंग इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं सिंस 2015 से देखने को मिल रही है। सीवियर मैरीन हीट वेव्स के कारण जो गर्म हवाएं रहती हैं, ठीक है, जो सी की सरफेस पे आपको देखने को मिलती हैं। कोरल्स की तरफ फेस किया जा रहा है स्ट्रेस जो है, काफ़ी चेंजेस कंडीशंस के कारण, जैसे टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, लाइट में, न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये कोरल्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। अगर बात करें तो
एक्सपेल किया सिम्बोटिक एल्गी जो रहती है, जूजेंथली जो लिविंग लिविंग आपको देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके जो टिश्यूज़ रहते हैं वो कम्प्लीटली वाइट हो चुके हैं, ठीक है। ये इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है, ठीक है। अगर ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव है ये, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंपोज इसमें क्या है, कंपोजिशन जो है इसमें 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और 900 आइलैंड्स हैं। रीफ जो है वो लोकेटेड है कोरल सी में। अगर देखें तो कहाँ कहाँ, अगर पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे सिचुएटेड है। क्वींस आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वर्ल्ड अगर बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो सिलेक्ट किया गया इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 1981 में। अगर बात करें वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है एरिया, वो है इंडोनेशिया में। उसके बाद इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, चागोस, यहाँ पे मैक्सिमम कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलते हैं अगर पर्टिकुलर साउथ एशिया की बात करें। इंडिया में 4 आपको कोरल रीफ एरियाज देखने को मिलते हैं जो जिसके नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। गल्फ ऑफ मन्नार आप देखिए कहाँ पे सिचुएटेड है, अंडमान निकोबार आइलैंड तो आपको पता ही है, लक्षद्वीप भी काफ़ी न्यूज़ में है। गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये भी आप मैप में ज़रूर देखिएगा। ये हमारे इंडिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, इसकी इस रीजन की बात हो रही है, क्लियर। नेक्स्ट है कैंपेन लॉन्च किया गया किसके द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा, जिनका नाम, जो कैंपेन का नाम है वो है जान है तो जहां है। ये अवेयरनेस कैंपेन है कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ताकि रूरल और रिमोट एरियाज़ में क्या किया जाए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है। ताकि जो र्यूमर्स हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड, काफ़ी र्यूमर्स देखने को मिल रही हैं कि काफ़ी डर देखने को मिलता है लोगों के माइंड में कि वैक्सीनेशन लगाने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही है। एक डर सा पैदा हो रखा है लोगों में, उसको ख़त्म करने के लिए ये कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, जहाँ है तो जहान है, ठीक है। किसके द्वारा, माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं, इसके मिनिस्टर कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट है ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 दिया गया है, एक पर्सनैलिटी है हमारे इंडिया की, उनको ही दिया गया है। किसके द्वारा, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो है ओपन सोसाइटी प्राइज़ को हमेशा क्या करती है, प्रेजेंट करती है। इस बार का जो है 2021 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है के शैलजा को। ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, कहाँ की, केरला की हैं। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुकी हैं केरला की। इनको जो अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लाए गए और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए जब कोरोना वायरस का जो ड्यूरेशन है, कोविड-19 के ड्यूरेशन में, कि इनके द्वारा काफ़ी लोगों की मदद की गई, ठीक है। पब्लिक हेल्थ वर्क से रिलेटेड लोगों की जान बचाएगी ड्यूरिंग पैंडेमिक। उसी के चलते इनको ओपन सोसाइटी प्राइज़ 2021 दिया गया है। याद रखिएगा के शैलजा को दिया गया है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो है, ये इनका जो ओपन सोसाइटी प्राइज़ है ये एनुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लिंक आपको इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा इस वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।